नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंचों पर भी लगातार एक गहरी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस संघर्ष में अब एक तीसरा खिलाड़ी खुलकर सामने आ गया है, चीन। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने यूएनएससी में एक बार फिर टेक्निकल होल्ड लगाकर इस प्रक्रिया को रोक दिया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 2 दशकों में चीन ने बार बार ऐसे प्रस्तावों को रोका है जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों या उनके नेताओं को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग करते हैं। सवाल ये उठता है, क्या चीन सच में आतंकवाद के खिलाफ है या उसके अपने रणनीतिक हित भारत की सुरक्षा से ज्यादा अहम है? चीन की इस गंदी आतंकी गेम को समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि चीन इस आतंकी खेल को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे हर बड़े बड़े हादसों या घटनाओं के पीछे बड़े संगठनों या देशी भाषा में कहें तो बड़ी मछलियों का हाथ होता है, वैसे ही पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह तो देता है, लेकिन इसे शक्तिशाली बनाने के पीछे कई बड़ी मछलियों का हाथ होता है, जैसे कि चीन। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चाहे 1947 से चला आ रहा हो, लेकिन पिछले 20 सालों में चाइना की मौजूदगी ने इस दो देशों के टकराव को एक प्रॉपर ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बना दिया है। आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों यूं ही मजबूत नहीं हो रहा। पाकिस्तान जैसे जैसे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की सामरिक और आर्थिक निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ती गई है। विशेष रूप से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिपेक के बाद चीन, जो अपने हितों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार के साथ गहरे रिश्ते बनाए हुए है, भारत विरोधी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने के हर प्रयास में रोड़ा अटकाता रहा है। भारत के सुरक्षा हितों की अनदेखी कर चीन लगातार उन प्रस्तावों को ब्लॉक करता है जो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद या टीआरएफ जैसे संगठनों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की दिशा में बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी में कोई भी देश आतंकी संगठनों या व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन एक स्थायी सदस्य टेक्निकल होल्ड लगाकर उसे अनिश्चित काल तक रोक सकता है, बिना औपचारिक रूप से वीटो का इस्तेमाल किए। चीन ने इस लूप होल का वर्षों तक फायदा उठाया है। जैसे 2009 में भारत ने जब पहली बार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया। जैसे 2016, 2017, 2019 में भारत ने बार बार मसूद अजहर के खिलाफ प्रयास किए, लेकिन हर बार चीन ने टेक्निकल होल्ड लगाकर प्रस्ताव रोका। इसके बाद 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ गया, तब चीन ने मसूद अजहर को आतंकी मानने का समर्थन किया, लेकिन उस प्रस्ताव में पुलवामा हमले का कोई उल्लेख नहीं था। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि अगर पुलवामा हमले का जिक्र होता तो इनडायरेक्टली चीन भी पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा होता, और चीन ऐसा नहीं करना चाहता था। चीन पाकिस्तान के जरिए भारत में आतंक फैलाता है, तो भला वो कैसे उन आतंकवादियों को खुले आम आतंकी मानकर पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों को नाराज करता। इसी वजह से 2023 में जब भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए प्रस्ताव को चीन ने फिर से अपनी बेशर्मी दिखाई और अब्दुल रऊफ असगर और अन्य आतंकियों पर इस प्रस्ताव को रोक दिया। इन घटनाओं से साफ है कि चीन हर बार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करता है और पाकिस्तान की रक्षा करता है, और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब बात चीन पर आए, चीन के अपने नागरिकों या परियोजनाओं पर हमला होता है, तब उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। पाकिस्तान में बैठे जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी
कोई हमला करती है और उसमें चीनी नागरिक मारा जाता है, तब चीन खुलकर इनके खिलाफ बोलता है। जैसे 2021 में कराची में हुआ बलूच लिबरेशन आर्मी के आत्मघाती हमलावर ने चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला किया, जिसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए और चीन ने तुरंत पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ठीक ऐसे ही जब अफगानिस्तान में उइगर आतंकियों की उपस्थिति को लेकर चीन ने तालिबान सरकार से कहा कि ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे संगठनों को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीन को साफ साफ दिखाता है कि कैसे चीन आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि हाल ही में एससीओ की सुरक्षा परिषद की बैठक में इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल साहब ने देशों को आतंक के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड न अपनाने की सलाह दी थी। और यह सलाह कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन के लिए भारत की तरफ से एक डायरेक्ट मैसेज था। चाइना बार बार पाकिस्तान को सामने रखकर पीछे से इंडिया पे टेरर अटैक करवाता आ रहा है, और जब जब इंडिया ने रिटेलिएट किया है चाइना पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया है। चाइना का ये टेरर गेम का प्रूफ आप जरा सा गूगल करके मालूम कर सकते हैं। भारत में पाकिस्तान से होने वाले कई बड़े टेरर अटैक्स में चाइना का कनेक्शन सामने आया है। इन हमलों में इस्तेमाल हुए हथियार और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट मेड इन चाइना पाए गए हैं। ये घटनाएं पाकिस्तान और चाइना के बीच गहरी मिलिट्री और आतंकी की साझेदारी की तरफ इशारा करती हैं, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में हो रहा है। हाल ही में मई 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस दौरान ये बात सामने आई कि पाकिस्तान को इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में चाइना से सीधी सहायता मिल रही थी। चाइना की इंटेलिजेंस पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रही है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा दागी गई एक चाइनीज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का मलबा पंजाब में मिला। इससे ये साफ हो गया कि चाइना न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की जमीन को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइव लैब के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर का 80% से ज्यादा हिस्सा चाइनीज है, और आतंकवादियों के मामले में पाकिस्तान से आए आतंकियों के पास से चाइनीज हथियार बरामद हुए हैं। पहले भी कई बड़े हमलों में इस तरह के सबूत मिले हैं। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में मारे गए आतंकवादियों के पास से चाइनीज M16 असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। इस हमले को भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था। साथ ही 2016 का पठानकोट और 2019 का पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमलों में सीधे तौर पर चाइनीज हथियारों की बरामदगी की खबर ना हो, पर सुरक्षा विश्लेषक हमेशा से पाकिस्तान और चाइना के बीच मिलिट्री गठजोड़ को इन हमलों के लिए एक बड़ा सहयोगी मानते रहे हैं। चाइना लगातार पाकिस्तान को आधुनिक हथियार, ड्रोन और अन्य मिलिट्री साजो सामान मुहैया कराता रहा है, और पाकिस्तान अपने मिलिट्री और आतंकवादियों को पकड़ा देता है ये। और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि चाइना ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को ब्लैक लिस्ट करने के भारत के प्रयासों में अड़ंगा लगाया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि चाइना पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि अपने रणनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि भारत को अब केवल प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिशों से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की दोहरी नीति को उजागर करना चाहिए। भारत को चाहिए कि ग्लोबल साउथ देशों को एक मंच पर लाए जो आतंकवाद के शिकार रहे हैं। साथ ही अलग अलग मंचों पर चीन के विरोधाभासी रवैये को उजागर करे। साथ ही मीडिया, थिंक टैंक और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंटरनेशनल नैरेटिव को चीन की जवाबदेही की ओर मोड़े। इसके अलावा क्वाड, I2U2, इंडो पैसिफिक फोरम जैसे मंचों पर भारत की भागीदारी को और ताकतवर बनाए। भारत को अब ये दुनिया को बताना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चीन सिर्फ एक बाधा नहीं, बल्कि कभी-कभी एक संरक्षक की भूमिका निभाता है, और ये वैश्विक सुरक्षा के लिए
खतरनाक है। भारत, पाकिस्तान और चीन का ये ट्रायंगल केवल सीमाओं का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति का केंद्र बन चुका है। चीन के दोहरे रवैये ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो अपने रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे वैश्विक मंचों की नैतिकता भी क्यों न गिरवी रखनी पड़े। भारत को अब अपनी कूटनीतिक चालें और सख्त बनानी होंगी। अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा और चीन की इस टेरर की गंदी गेम को खोलकर अच्छे से सबूतों के साथ एक्सपोज करना होगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।